हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध को। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में निबंध को लिखते हैं तो आपको निबंध का जो पूरा नंबर है वो आपको फिक्स है मिलेगा। और इतना तो बेसिक बात है कि आपको पता भी होगा कि निबंध कितने नंबर का पूछा जाता है। 9 नंबर का ये निबंध आपको पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर मिलेगा? 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर का ये पूछा जाता है। 9 नंबर तो कम होते नहीं है, बहुत होते हैं 9 नंबर। यदि आप 9 नंबर केवल निबंध से मिल जा रहा है, इतना याद करने से मिल जा रहा है, तो कितना अच्छी बात है। और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमने आसान शब्दों का प्रयोग किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भारतीय किसान और समस्या एवं समाधान। मतलब भारतीय किसान, समस्या और समाधान, मतलब भारतीय किसानों की समस्याएं क्या है, उनकी समाधान, उसका हम कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इस पर आपको निबंध लिखने के लिए आ जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको 2014 में, 15 में, आप जितने सेट अगर देखेंगे उसमें आपको ये निबंध मिल ही जाएगा। ठीक है, निश्चिंत होकर इसको याद कर लेना है। दूसरी एक और बात है कि मैं आपको बता दूं, यदि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं हमसे तो आपको पता भी होगा, हमने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को बताया है जिसको आपको तैयार कर लेना है। जिसमें से एक हमने बताया था कि प्रदूषण पर, ठीक है, उसकी समस्या और समाधान पर। दूसरा हम करा रहे हैं भारतीय किसान, समस्या और समाधान। भ्रष्टाचार पर भी हमने बताया है। तो वो सभी निबंध को आपको पढ़ाया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा और एक एक करके मिलते रहेगा। देखिए, इतना ही आपको लिखना है। हमने थोड़ा सा पास लिखा हुआ है, थोड़ा सा दूर दूर करके लिखेंगे। देखिए, हमने लिखा है प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना आपको डालकर एक हेडिंग, उसके बाद ये शब्द इतना लिखना है। हमने लिखा है कि आज भी भारत में 60 से 70% लोग किसान हैं। मतलब आज भी भारत में, मतलब हमारे देश में कितने, 60 से 70% जो लोग हैं, जो आबादी है, ठीक है, जनसंख्या है, वो क्या है, अभी भी किसान ही है। अब मुझे लगता है कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी एक किसान ही है, किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। यदि हाँ तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इतना आसान शब्दों का प्रयोग किया है कि आज भी भारत में 60 से 70% लोग किसान हैं, जो गाँवों में क्या करते हैं, कृषि करते हैं, मतलब गाँव में किसानी का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब हमने क्या लिखा है कि भोजन एवं अन्य आवश्यकता गाँव ही पूर्ण करता है। मतलब पूरे हमारे जो भारत है, पूरे देश में जो भोजन की और अन्य आवश्यकताएं हैं उसका लगभग कृषि, मतलब गांवों द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। जितनी भी फसल है, भोजन है, ठीक है, ये सभी जो सब्जियां हैं वो सभी गांवों से ही ना पूर्ण होती है, पूरे शहर में भी। तो वही बात कहा गया कि भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं गांव ही पूर्ण करता है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि भारत का औद्योगिक स्वरूप, भारत का जो औद्योगिक स्वरूप भी ग्रामीण किसानों पर निर्भर है। मतलब जो औद्योगिक स्वरूप है भारत में, जो भी औद्योगिक हो रहा है, औद्योगिक स्वरूप, वो भी किसके, ग्रामीण कृषियों पर निर्भर है। मतलब जो गांव के किसान है उसी पर निर्भर है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल क्या है, या मौलिक हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल गांव ही है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो हम कह सकते हैं कि रीढ़ की जो हड्डी है वो गांव ही है, ना कि शहर। गांव के कारण ही भारत का अर्थव्यवस्था सब कुछ संतुलित रहता है। वही बात कहा गया कि अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल क्या है, या मौलिक गांव ही है। यदि गांव विकास होगा तभी देश भी समृद्ध होगा। मतलब यदि गांव विकास करेगा तभी जाकर देश भी विकास करेगा, देश भी समृद्ध होगा। समृद्ध मतलब क्या होता है, धनी होता है, देश भी धनी होगा। और आप देख सकते हैं क्या गांव हमारा सच में विकास कर रहा है, क्या गांव विकास किया हुआ है। अगर गांव हमारा विकास नहीं करेगा, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है कि आप ही देख लीजिएगा आपके गांव में क्या हर चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं। जहां आप पढ़ते हैं वहां पे सभी टीचर हैं। तो जब गांव ही विकास नहीं करेगा तो देश कैसे विकास करेगा। ठीक
ठीक है, तो इस बातों को आपको समझना चाहिए। तो वही बात कहा जा रहा है, निबंध से भी आपको इस चीज़ें सीखनी चाहिए कि देखिए निबंध में भी बताया जाता है कि यदि गांव विकास होगा, गांवों का विकास होगा, तभी जाकर तो देश समृद्ध होगा, देश भी विकास करेगा, देश भी धनी होगा। यदि गांव विकास ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि देश भी विकास नहीं किया है, देश का समृद्धि नहीं है। और इस समय तो आपको पता है, ठीक है, ये तो कोई भी जानता है, ठीक है, कि अभी जब बहुत पहले हमारे जो क्या थे 56 लाख करोड़ रुपए कर्जा था हमारे भारत देश पर, जो कि अभी बढ़कर हो गया है 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर हो गया है। मतलब आप सोच सकते हैं पहले 56 था, अब 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। तो ये समृद्ध तो हुआ है बट कर्जा लेकर हुआ है। अब बताइए, आप कर्जा लेकर यदि पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या उसे आप विकास के श्रेणी में रखेंगे? क्या आप मानेंगे कि आप धनी हैं? ये आप सोच कर भी बताइएगा, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं, ये सभी कुछ जानना चाहिए आपको, ठीक है, देश के बारे में जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो इतना हमने आसान शब्दों का प्रयोग किया है, इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद लिखना है किसानों की सामाजिक समस्याएं। अब किसानों की सामाजिक समस्याएं क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वास्तव में किसानों की समस्याएं क्या है। हमने लिखा है कि विकास के इस युग में भी गांवों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन तथा परिवहन के साधनों का समुचित व्यवस्था नहीं है। मतलब आज भी अगर हम देखते हैं तो जो गांव है उसमें शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मनोरंजन का और परिवहन का क्या है, साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं है। मतलब आज भी अगर आप देखते हैं तो गाँवों में शिक्षा का उतना अच्छा नहीं है। आप देखेंगे तो स्कूल में क्या है, टीचर की वैकेंसी, बहुत सारे टीचर हैं, मतलब सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है बट उसके टीचर ही नहीं है। आप ये बात जानते भी हैं। स्वास्थ्य में अगर आप देख सकते हैं तो क्या आपका जो आपके गाँव में जहाँ पर भी रहते होंगे, क्या वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं क्या वो बेटर हैं? ठीक है, यदि वे बेटर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी बेटर नहीं है, ठीक है। मनोरंजन के लिए कुछ भी होता है, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद परिवहन, क्या आपको परिवहन मतलब जो क्या होता है सरकार, देखिए प्राइवेट अलग बात है बट सरकारी जो है, सरकारी में परिवहन आपको अच्छा मिलता है, आप अच्छे से यात्रा कर पाते हैं, रेलवे की हालत आप समझ सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, वही कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं नहीं है, ठीक है। तो वही बातें कहा गया। उसके बाद यहाँ से लिखना है जिसका कारण भारतीय किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जो भारतीय किसान हैं उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके बच्चे मतलब शिक्षित नहीं हो पाते, जो कि उनके पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, परिवहन अच्छा नहीं है, ठीक है, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है गाँवों में, ठीक है। शहरों में भी तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद जिसके कारण भारतीय जो किसान हैं वो क्या है, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है भारतीय किसानों का, ठीक है। अब ये सामना कैसे करना पड़ता है, आप ही थोड़ा सा सोचिए कि मान लेते हैं, सपोज दैट, थोड़ा सा आप सोचिएगा, मान लेते हैं जिसके पास, मान लेते हैं शिक्षा मतलब पैसे ही नहीं है, तो वो सरकारी स्कूल में जाएंगे, उनके लड़के, ठीक है। अब सोचिए जिसके जो परिवार है उसके पास यदि पैसे ना हो उनके पास, तो वो जाएंगे सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में मान लेते हैं कि कोई सरकारी, आपके अनुसार अगर मान लेते हैं टीचर है तो अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं सपोज डेट उसमें टीचर नहीं है, अगर वहाँ पे टीचर नहीं है तो वो लड़का क्या पढ़ेगा, ठीक है। अब वो आगे बढ़ेगा कि जिसके जो सरकारी जो प्राइवेट स्कूल है जिसमें टीचर हैं, वो लड़का जो पढ़ रहा है वो आगे बढ़ेगा। ये कंपैरिजन कर लेंगे, इसके कारण कुछ समस्या आए। दूसरा आता है स्वास्थ्य पर। मान लेते हैं किसी घर में मान लेते हैं सपोज डेट किसी के भी परिवार में कोई बीमार हो जाता है। अब उसके बीमार होने पर उसके पास मान लेते हैं उतना पैसे नहीं है कि जांच हो जाए, ठीक है, कोई जांच उसको कराना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो उसको जांच कराना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि वो धीरे धीरे और बीमारी उसका बढ़ेगा, वो बीमार हो सकता है, शायद उसकी जान भी जा सकती है। तो स्वास्थ्य के लिए परेशानी उसको हो रही है कि नहीं, किसानों को, ठीक है। मनोरंजन की भी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, खेल कूद के लिए लड़कों का कोई वो नहीं है, ठीक है। परिवहन, चलने के लिए, मतलब कहीं से आपको यहाँ से यहाँ तक परिवहन करना है, जाना है, ठीक है, संसाधन मतलब क्या करना है तो चलना है, तो उसके लिए कोई है। देख रहे हैं रेलवे में अगर आपको बिना, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर जनरल का आप टिकट कटा के जाएंगे, ये जमीनी स्तर का मैं बात बता रहा हूँ कि जाएंगे तो आपको मतलब
मैं तो कहूँगा कि मतलब जनरल से तो आप जाइए ही नहीं, ठीक है। स्लीपर में भी अगर आप टिकट कटा कर जाते हैं तब भी इतना बुरा हाल है कि पूछिए नहीं। स्लीपर का भी अब मैं नहीं कटाता हूँ, मैं कहता हूँ भैया जाना है तो एसी से जाइए या न जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत बुरी हाल है ना। स्लीपर में भी आप देखेंगे इतना भीड़, बाप रे, मतलब कहिए ना, ठीक है। तो ये सभी समस्याएं हैं जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को होता है। अब मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से आता ही नहीं हूँ, मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। अब मुझे लगता है कि लगभग जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ही होता है कि जो 70 से मतलब जिनके पास कम से कम 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, जो अपने मान लेते हैं उसके घर के जो क्या है मान लेते हैं आपके पापा कमाते हैं, वो थोड़े देर के लिए मतलब नहीं कमा रहे हैं, मान लेते 6 महीने के लिए 7 महीने के नहीं कमा रहे हैं, तो उसकी उतनी मतलब इनकम हो कि वो उतनी बचत उनके पास मतलब पैसे हो कि वो अपने घर की स्थिति को चला सकें, वो कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली है। अदरवाइज आप समझ सकते हैं। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से मैं तो नहीं आता हूँ, ठीक है। अगला आता है उसी कहा जा रहा है जिसके कारण भारतीय किसानों अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण उनके बच्चे हैं वो अशिक्षित रह जाते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो शिक्षित नहीं हो पाते हैं जो कि उनके पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट आप ही हैं, मान लेते हैं आप उतने अच्छे शिक्षा मतलब इंग्लिश मीडियम से या अच्छे मतलब नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये पिछड़ेंगे ही ना, ठीक है। अभी मैंने हाल ही का न्यूज़ देखा है, उसमें मैंने देखा कि जो क्या है 94 लोग हैं जो क्या करते हैं, देश की जो परिस्थितियां हैं, जो देश की जो धन है उसको संभालते हैं। मतलब 94 जो आदमी है उनके हाथों में है वो सभी, मतलब पूरे देश का जो धन है वो 94 आदमी के हाथों में है, वो सब बजट को कंट्रोल करते हैं। उसमें से केवल आप विश्वास नहीं करें, केवल 4 आदमी, जो 4 लोग हैं वो केवल ओबीसी और एससी एसटी के हैं, उसके अलावा वो है नहीं जनरल के हैं, ठीक है। मतलब 94 में से आप सोच सकते हैं 94 में से 90 जो 4 होता है उसमें से केवल 4 मतलब 4 लोग क्या हैं ओबीसी और एससी एसटी में के हैं, ठीक है। उसके अलावा आप सोच सकते हैं 90% मतलब 90 जो आदमी हैं वो जनरल के हैं। जनरल का मतलब आप समझ सकते हैं क्यों छूट मिलता है, ये सभी चीज़ें आपको सोचना चाहिए। क्यों एससी एसटी थोड़ा सा ओबीसी को क्यों छूट मिलता है, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, वो उनके पास उतने साधन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, तो ये बातें आपको लिखना होगा। मैं थोड़ा सा देखिए अदरवाइज मैं तो किसानों की समस्याओं पर आ रहा हूँ, ठीक है, बट ये सभी बातें थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। आपको जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वास्तव में क्या रीजन है इन सभी चीज़ों का। अगला आता है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मकसद ये है, ठीक है, कि आपको पूरा अच्छे से समझा देना, तो यहाँ तक आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा आर्थिक समस्याएं। अब उनकी आर्थिक समस्याएं क्या है उसको हम समझ लेते हैं। हमने लिखा है कि गाँव का अधिकांश किसान होते हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। मतलब गाँव के अधिकांश जो किसान हैं उनकी जो क्या है अत्यंत शोचनीय है, उनकी स्थिति जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है, ठीक है, क्योंकि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, ठीक है, उनको उपज का अच्छी मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र जिसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। जिसका जैसे कि मान लेते हैं उनको अच्छी उपज का अच्छी मूल्य नहीं मिलेगा, उनकी जो फसल है उसका अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, तो वो किसानी करना छोड़ देंगे। जब छोड़ते जाएंगे तो इस पर संपूर्ण राष्ट्र पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण आप कहेंगे नहीं सर हमको तो मिलता है, ठीक है। देखिए हम लोग जो यूपी के, बिहार के, अदर जो स्टेट के हैं इधर, ठीक है, इन लोगों को जो उतना मतलब हम लोग के पास मान लेते हैं 1 बीघा 2 बीघा ऐसा तो खेत मतलब लगभग बहुत ही कम स्टूडेंटों का होगा, ठीक है। बट जो आप पंजाब में चले जाएंगे, हरियाणा में चले जाएंगे, उधर बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो उनकी जो अब हम लोग का तो थोड़ा सा अनाज होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज होते हैं, तो उनकी जो क्या करते हैं अनाजों को देते हैं, उसके बाद उनको कुछ दिन बाद पेमेंट मिलता है, तो उनकी अच्छी पेमेंट नहीं मिल पाती, अच्छे मूल्य नहीं मिल पाते, इसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो इसके कारण भी उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, मतलब कठिन होता है उनकी आर्थिक स्थिति। उसके बाद हमने लिखा है वर्तमान की स्थितियां क्या है, मतलब इस समय की वर्तमान की स्थिति उन लोगों को क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गांव में अभी
गांव में अभी भी पक्की सड़कों का अभाव है, गांव में अभी भी पक्की सड़कें नहीं है, या सड़कें भी हैं तो टूटी फूटी हैं। आपके जहां भी आप रहते होंगे वहां पर आप देख सकते हैं, देखिएगा कि कैसी हैं सड़कें। क्या बात है यहाँ पे सही कहा जा रहा है कि गांव में अभी भी पक्की सड़कें का अभाव है, गांव में अभी भी अच्छी सड़क नहीं है, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के साधनों का उपयुक्त प्रबंध नहीं है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मनोरंजन पे अभी भी उपयुक्त मतलब जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता कि बेरोजगारी है भैया, बिल्कुल है, ठीक है। भले ही आप कहें या ना कहें, बेरोजगारी है, ठीक है। अगला आता है, ठीक है। इसीलिए अभी मैंने फिलहाल देखा है कि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो अभी जो अवध ओझा सर जी हैं, ठीक है, उन्होंने भी कहा था कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, ठीक है। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, वो सर बहुत महान है, बहुत ही ज्ञानी है, उनका उम्र भी है, ठीक है। तो वो लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल मानना भी पड़ेगा कि हाँ बेरोजगारी तो है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है कि भारतीय किसानों की समस्याओं का समाधान क्या है, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है भारतीय किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें शिक्षित करना होगा। मतलब भारतीय किसानों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए किसानों को शिक्षित करना होगा। शिक्षित का मतलब केवल ये नहीं है कि उनको पढ़ाई कराया जाए, ये नहीं, उनको ये भी बताया जाए कृषि क्यों करना चाहिए, कृषि करने से फायदे क्या हैं, कृषि को कैसे किया जाता है, ठीक है, खेती कैसे की जाती है, कैसे बीज लगाया जाता है, पूरे अच्छे से उनको सब कुछ बताया जाए, ठीक है। उसके लिए एक चैप्टर भी बनाया जाए, मतलब टोटल चीज़ें इस पर ध्यान दिया जाए सरकार को, ठीक है। ये हमने पूरा डिटेल में तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, थोड़ा सा लिखेंगे तभी तो। अगर आप इसको दूर लिखेंगे ना तो आपका 2 पेज हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने लिखा है और किसानों की उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, मतलब किसानों की जो फसल है उसका अच्छा मूल्य मिले, उनका उचित मूल्य मिले जितना होना चाहिए, तथा उन्हें बहुत ही कम मूल्यों पर अच्छी बीज और उर्वरक मिलना चाहिए। मतलब उन्हें सरकार द्वारा बहुत ही कम रुपए में उन्हें क्या मिलना चाहिए, उन्हें अच्छी बीज मिलना चाहिए, ठीक है, और उर्वरक भी मिलना चाहिए। मतलब जो क्या होता है, हम कह सकते हैं खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब जो नहीं होते हैं जो हम खेतों में डालते हैं, ठीक है, तो उर्वरक वही कह सकते हैं हम, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है फसल जल्दी से विकास करता है, वही उर्वरक है। तो वो हमें कम रुपए में मिलना चाहिए, अभी भी मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे तो जो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है, तो वो खाद्य है जो रहता है, ठीक है। अभी तो गांव में गोबर ओबर का छिटाई होता है, बट गोबर बहुत ही कम मात्रा में। जैसे क्या होता है कि बड़ा आपका मान लेते हैं 20 कट्ठा 30 कट्ठा ऐसा खेत है आपको, तो वहाँ पर क्या होगा, खादर लगता है, ठीक है, उर्वरक लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सरकार के द्वारा भी मिलता है। मैं ये बात मानता हूँ कि सरकार द्वारा सस्ते में मिलता है, ठीक है, प्राइवेट के से तो सस्ता ही मिलता है, तो वहाँ पर मिलता है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि बीज भी मिलना चाहिए, उर्वरक में मिलना चाहिए, बीज पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीज अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, ये बात है, ठीक है। और किसानों को कृषि करने के लिए बैंकों को कम ब्याज पर ऋण मिलना चाहिए। मतलब यदि मान लेते हैं कोई किसान है जिसके पास मान लेते हैं कभी पैसे नहीं है, उसके पास समस्याएं आ गई, तो उसको लोन लेने की आवश्यकता पड़े तो उसको बहुत ही कम दर पर, कम ब्याज पर उसको ऋण मिलना चाहिए। ये लॉ होने चाहिए, एक नियम होना चाहिए, सरकार द्वारा बनाना चाहिए। उसके बाद लिखा गया है कि इस प्रकार हम किसानों की समस्याओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार हम बहुत से किसानों की समस्याओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, स्क्रीनशॉट करने का हम आपको अवसर देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये हमने आसान शब्दों में बताया है, समझ में आ गया होगा। जो भी विद्यार्थी हमसे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही सीरियस होकर पढ़ाई करते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितना मैं रोज़ाना कराता हूँ उतना यदि आप रोज़ाना करते हुए चल रहे हैं, पढ़ाई उसको तैयार करते हुए चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। इसके मैं कह सकता हूँ, मुझे विश्वास है, ठीक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, वो सब हम आपको कराते हैं।
ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, मैं यही कहूँगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत हो या कोई भी कुछ भी कहना हो या कोई वीडियो चाहिए आपको, उस पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी, टेलीग्राम का लिंक, इन सब का लिंक हमने दे दिया है। यदि आपको हिंदी पढ़ना है, सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हिंदी पर क्लिक कीजिएगा, हिंदी के जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पढ़ाया हुआ है वो सब आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट।